सामाजिक ग्रुप है, जितनी भी जनजातियां हैं, इसकी संस्कृति और उसकी बोलियों को गंवाकर अगर हम विकास करते हैं तो मैं मानता हूं वो विकास के कोई मायने नहीं बच जाते हैं। हमारा दायित्व है नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को एज इट इज रखे, इसकी बोलियों को, इसकी भाषा को संरक्षित करें और इसके साथ हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को हम छोड़ देते हैं, नॉर्थ ईस्ट की भाषा को, यहां के संगीत को, यहां के साहित्य को अगर हम पीछे छोड़कर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो विकास के कोई मायने नहीं। अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट और भारत का जुड़ाव कई सालों तक कई लोगों के दिमाग में कई सवाल खड़ा करता रहा, मगर मैं बताना चाहता हूं नॉर्थ ईस्ट और भारत का जुड़ाव कभी अलग था ही नहीं, तो जुड़ने का सवाल ही नहीं आता। महाभारत काल से देश भर के जितने भी राजाओं के यहां हाथी गए, यहीं से गए हैं। महाभारत के युद्ध के अंदर बब्रुवाहन हो या घटोत्कच हो, दोनों नॉर्थ ईस्ट से गए। अर्जुन की एक शादी भी चित्रांगदा के साथ यहीं मणिपुर में हुई थी और श्री कृष्ण के पोते का विवाह भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ था। महाराजा भगदत्त जो कौरवों के पक्ष में मारे गए, वो भी नॉर्थ ईस्ट के ही थे। ये पुराना सांस्कृतिक रिश्ता देश के साथ नॉर्थ ईस्ट का है, इसमें कोई नई बात नहीं है। गुलामी के कालखंड के अंदर इसको विस्मृत किया गया। गुलामी के कालखंड के इतने साल के बाद अब समय आ गया है कि एकात्मता को हम आगे बढ़ाएं। मैं अभी भी मानता हूं कि भारत कभी भी कोई जियोपॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। हमारी पहचान भू राजनीतिक नहीं है, हमारी पहचान भू सांस्कृतिक पहचान है। अगर भू सांस्कृतिक पहचान को हम स्वीकार कर लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट और भारत को कभी कोई अलग नहीं मान सकता। मित्रों, मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकास जो हुआ है वो देश के सबसे विकसित क्षेत्रों को अंदर नॉर्थ ईस्ट को एक स्थान दिलाएगा। 2014 में जब जनरल इलेक्शन देश के होते थे, मोदी जी ने एक भाषण किया था, कलकत्ते में किया था, परंतु भाषण का महत्व नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा था कि देश के मानचित्र को अगर भारत माता मान ले तो 70 साल की आजादी में देश के पश्चिम हिस्से के अंदर बहुत विकास हुआ है और पूर्व का हिस्सा कहीं न कहीं विकास की दृष्टि से छूट गया है, पिछड़ गया है। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, ये हिस्से विकास की दृष्टि से पिछड़े रहे। और हमारी प्रायोरिटी रहेगी, अगर हमारी सरकार बनती है तो भारत माता की दोनों भुजाएं विकसित हो। और मुझे कहते हुए आनंद है कि 2014 से 2019 का कालखंड नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए एक स्वर्णिम काल है। नॉर्थ ईस्ट के 5 साल के विकास को और देश के 70 साल की आजादी के बाद के नॉर्थ ईस्ट के विकास की तुलना करें तो 5 साल का विकास कहीं आगे होगा। सिर्फ धनराशि की बात नहीं करता, मैं अप्रोच की बात करता हूं। 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री एनईसी की बैठक में आया, अंत में भी मुरारजी भाई आए थे। किसी कांग्रेसी सरकार ने यहां आने की दरकार नहीं करी। मीटिंगें होती रही। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और शिलोंग की मीटिंग में आए, नॉर्थ ईस्ट विकास के नक्शे पर अपने आप महत्वपूर्ण स्थान पर आ गया। और मित्रों, इसी का परिणाम है कि आज यहां 8 मुख्यमंत्री बैठे हैं। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी करना नहीं चाहता, मगर फर्क समझाने के लिए कहता हूं कि अंततोगत्वा लोकतंत्र में विकास की सर्टिफिकेशन तो लोकमत ही करता है, जनता ही करती है, और वो चुनाव के माध्यम से होता है। आज 8 मुख्यमंत्री यहां पर बैठे हैं, एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के नहीं है, सभी के सभी नेडा के सदस्य यहां पर चुनकर आए। वही बताता है कि 5 साल के अंदर आमूलचूर परिवर्तन, एक नया दृष्टिकोण, एक नया अभिगम नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए
नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। और जहां तक एनईसी का सवाल है, अटल जी की ही सरकार थी, 2002 में एनईसी अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया, सिक्किम को शामिल करते हुए इसको वैधानिक क्षेत्रीय योजना निकाय बनाया गया, मतलब प्लानिंग एवं पॉलिसी बॉडी बनाया गया। पहले एडवाइजरी स्वरूप होता था, अब इसको प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के, पॉलिसी बनाने के भी अधिकार एनईसी को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी किया। हमारे विकास का रास्ता क्या होगा? तो मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्य 8 राज्य नहीं है, पूर्वोत्तर के राज्य अष्टलक्ष्मी है, जो भारत को संपूर्ण रूप से विकसित करने में अपना योगदान देंगे। और मोदी जी ने इसको अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाने के लिए भी बहुत जोर दिया है। मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, सीमा विवाद, टेररिज्म, ऐसे मुद्दों से नॉर्थ ईस्ट बहुत साल चर्चा में रहा, परंतु आज नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए जाना जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है, कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े ब्रिजेस जो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं वो नॉर्थ ईस्ट में आए हैं, और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए अनेक प्रकार की रोजगार की उपलब्धता भी बनाई है। यहां पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, गवर्नर साहब भी हैं, सरकारी अधिकारी भी हैं। अभी अभी जब संसद के अंदर धारा 370 को विलोपित करने के लिए मैं बिल लेकर संसद के सामने उपस्थित हुआ, राष्ट्रपति के संकल्प को लेकर उपस्थित हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि विपक्ष के द्वारा धारा 370 के हटाने का कोई भी पार्टी विरोध करे, डेमोक्रेसी है, विरोध का अधिकार है, परंतु वहां एक मुद्दा उठा गया कि आज 370 कल 371। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को उन्होंने एक संदेश देने का, नॉर्थ ईस्ट की जनता को उनको ये संदेश देने का प्रयास किया कि 371 को भी अब भाजपा सरकार हटाएगी। मैंने फ्लोर पर क्लैरिफाई किया है, मगर उसके बाद आज मैं आसाम में पहली बार आया हूं, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के सामने पहली बार आया हूं। मैं 370 और 371 के बीच का अंतर समझाना चाहता हूं। धारा 370 संविधान सभा ने टेम्पररी प्रोविजन करके रखा था, अस्थाई उपबंध था वो, और धारा 371 टेम्पररी प्रोविजन नहीं है, विशेष प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन है। दोनों के बीच में मूलभूत अंतर है, और मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 371 और 371A to J का संपूर्ण सम्मान करती है। इसके साथ कोई छेड़खानी करने का कोई सवाल नहीं। ये बात स्पष्ट करना इसलिए जरूरी है कि जो लोग नहीं चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति बनी रहे, जो लोग नहीं चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम के अंदर आकर भारत के विकास का, भारत के विकास के एक इंजन बने, वो लोग इस प्रकार के भेद खड़े करना चाहते हैं। इसलिए मैं आज यहां आपके सामने स्पष्टता करना चाहता हूं। मित्रों, राज्यों के बीच में सीमा विवाद भी बहुत गहरा इश्यू है। जब अधिकारियों के साथ और मुख्यमंत्रियों के साथ मेरी बैठक होगी अलग सेशन में, तब मैं इस विषय पर बड़े भार के साथ, आग्रह के साथ आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि भारत और बांग्लादेश का सीमा विवाद अगर समाप्त हो सकता है तो हमारे राज्यों के बीच का सीमा विवाद क्यों समाप्त नहीं हो सकता? अब समय आ गया है सीमा विवाद से ऊपर उठे, हर राज्य एक दूसरे को पूरक बने, एक दूसरे का समर्थन करते हुए एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़े। तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद है इसको भी समाप्त करना होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर टेररिज्म और हथियारी ग्रुपों की उपस्थिति दोनों में ड्रास्टिक गिरावट आई। आंकड़े मैं देना नहीं चाहता, पूरे देश और दुनिया को मालूम है कि यहां पर काफी कंट्रोल आया है, मगर अभी भी जो भटके हुए लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमारे मन भी खुले हैं,
हाथ भी बड़े हैं, जो हथियार डालेगा वो साथ में आ जाए। परंतु जिनके हाथ में हथियार है, इनके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, ये भारत सरकार की नीति रहनी चाहिए। और मैं मानता हूं 8 राज्य सरकार की भी नीति। हमारे अपने हैं, उनको साथ में लेना है, मगर वो विदेशी ताकतों के हथियार बनते हैं तो उनके साथ हमें अलग दृष्टिकोण से भी व्यवहार करना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 14 जिले यहां पर है जो आकांक्षित जिले हैं, एक दृष्टि से जिनकी आकांक्षा बड़ी है, विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं। मगर मैं इससे भी नीचे जाना चाहता हूं। हर राज्य के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे, कुछ गांव ऐसे हैं जहां विकास नहीं हुआ। मैं आप सबको आज बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बजट का 30% आने वाले दिनों में हम वो अविकसित क्षेत्रों के लिए आवंटित करना चाहते हैं। वो क्षेत्र चिन्हित कर लीजिए आप। ये गांव में बिजली नहीं है, गांव में टॉयलेट नहीं है, गांव में गैस नहीं गया है, ये गांव में पक्की रोड नहीं पहुंची है। वो क्षेत्र को हमने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको पूर्ण विकसित बनाना पड़ेगा। जब वो गांव पूर्ण विकसित होंगे तभी तो राज्य पूर्ण विकसित होगा। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, नागालैंड के अंदर 5 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है, तो नागालैंड कैसे विकसित हो जाएगा? मणिपुर के अंदर 10 गांव ऐसे छूट जाते हैं जहां हर घर में गैस का चूल्हा नहीं गया, मणिपुर कहां से विकसित हो जाएगा? अब हमारा दायित्व है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो 30% काम है, प्रायोरिटी सेक्टर और वंचित और अविकसित गांवों के लिए हम डालें। और ये विकास आपके राज्य में ही होना है, आपके द्वारा ही होना है, परंतु उन गांवों में होना है जहां तक विकास आज नहीं पहुंचा है। तो मुझे लगता है संपूर्ण विकास का लक्ष्य रखकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हर गांव को हमने विकसित करना पड़ेगा। अंदर जो रहता हो वो रहता हो। हमने हर गांव को विकसित करेंगे तो पूरा राज्य विकसित होगा। ये दृष्टिकोण के साथ एनईसी का बजट अब 30% आने वाले प्राथमिकता के क्षेत्र के अंदर हुआ। जितेंद्र सिंह जी ने ढेर सारे आंकड़े विकास के दिए हैं, योजनाएं भी दी हैं। उनको कभी भी नॉर्थ ईस्ट के लिए बोलने का कहते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए कम बोल पाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए वो ज्यादा बोल पाते हैं। और अच्छा भी है, एक आदमी जम्मू कश्मीर से आकर नॉर्थ ईस्ट की हर समस्या और नॉर्थ ईस्ट के हर डेवलपमेंट से वाकिफ हो जाए। मुझे तो मेरे साथी पर आनंद भी होता है कि इतना डिटेल में उन्होंने करा है। मित्रों, सिर्फ कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य रेलवे और एयर के नक्शे पर आ जाएंगे, 8 राज्य, और इसको हम पूरे करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एनईसी का बजट जब कांग्रेस की सरकार थी, 13th फाइनेंस कमीशन था, तब 3,376 करोड़ था। 3376 करोड़ एनईसी का बजट था 13th फाइनेंस कमीशन में। मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 14th फाइनेंस कमीशन आया। 14th फाइनेंस कमीशन में 3,376 करोड़ से बढ़ाकर 5,053 करोड़, लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हमने करी। मित्रों, इससे मालूम पड़ता है कि हमने कितनी बड़ी बढ़ोतरी करी। 558 प्रोजेक्ट्स तय किए थे, 352 प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं, 997 किलोमीटर सड़क पूरी कर दी है, 2480 किलोमीटर, मैं फिर से आंकड़ा कहना चाहता हूं, 2480 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस लगाई गई। एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च एनालिसिस बनाया गया। असम में बोगीबिल पुल समाप्त कर दिया गया। डोनर मंत्रालय के द्वारा एक नई योजना उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम NERSDM लॉन्च की गई और 450 करोड़ रुपया, और अब 1000 करोड़ रुपया ज्यादा 1400 करोड़ रुपया इसके लिए देने का काम कर दिया गया। ढेर सारी चीजें हुई और मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी काफी सारी व्यवस्थाएं करी है। ढेर सारे काम ऐसे हुए हैं जिससे नॉर्थ ईस्ट के विकास को एक नई दिशा मिलने वाली है। जैसे बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, इसके लिए सालों तक अपप्रचार करा गया। मैं आप
सभी मुख्यमंत्रियों को एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब हम आजाद हुए उससे पहले क्षेत्र वाइज देखें, जैसे नॉर्थ ईस्ट, मुंबई, मध्य प्रांत, इस प्रकार के मद्रास, इस प्रकार के जो क्षेत्र थे उसमें सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूटर नॉर्थ ईस्ट था। उसका एक ही कारण था, कलकत्ता और ढाका बंदरगाह से हमारा जुड़ाव था। अब ये दोनों बंदरगाहें विभाजन के बाद बंद हो गई, बहुत दूर हो गए। अब ये जो ढाका के साथ हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है, इसके जो रोड बनने हैं नॉर्थ ईस्ट के व्यापार के लिए, ये दोनों बंदरगाहें बहुत नजदीक आ जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की प्राकृतिक संपदा और यहाँ जो पोटेंशियल पड़ा है इस पर और यहाँ के लोगों के बिजनेस की क्षमता पर कि ये दोनों बंदरगाहें नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने के बाद तुरंत ही नॉर्थ ईस्ट फिर से एक बार जीडीपी कंट्रीब्यूशन में भारत के टॉप मोस्ट क्षेत्र के अंदर आएगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। एनआरसी का भी एक चरण हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। एक समय मर्यादा के अंदर काम हुआ है, मगर मैं इतना स्पष्ट कर देता हूं कि एक भी घुसपैठियों को भारत सरकार यहां पर नहीं रहने देंगी, वो हमारा संकल्प है। मैं आज इतना ही बताना चाहता हूं। मणिपुर जैसे राज्य में 365 दिनों में से 200 दिन बंद रहते थे, ब्लॉकेड रहते थे और मुख्यत्वे शांति आने से विकास आया था। जो पहले उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग, आर्म ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार और जातीय तनाव से नॉर्थ ईस्ट की पहचान थी, आज विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट और एक्ट ईस्ट नीति के कारण एक नई पहचान हमारी बनी है। मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और मैं आप सभी को एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहता हूं कि बांस मिशन को हर राज्य अपनी प्रायोरिटी का क्षेत्र बनाए। इसमें इतनी विपुल मात्रा में संभावनाएं पड़ी हैं। कागज का आज इतना इंपोर्ट होता है, अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम ढंग से पोटेंशियलिटी को एक्सप्लोर करें तो 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट हम बंद कर सकते हैं। देश का भी भला होगा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का भी भला होगा। मुझे लगता है कि 3400 करोड़ रुपया जो नॉर्थ ईस्ट के एयरपोर्ट्स के लिए लगाने हैं और भारत माला परियोजना चरण 1 के लिए लगभग 3528 किलोमीटर का एकत्रीकरण सुधार में जो सड़कें शामिल की लिए, दोनों नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे काम करेंगे। सुरक्षा की स्थिति पर मैं डिटेल बात करना इसलिए नहीं चाहता कि जब मुख्य सचिव और डीजीपी की बात होगी, मुख्यमंत्रियों से बात होगी, तब मैं करूंगा, परंतु मैं बताना चाहता हूं सिर्फ घटना के आंकड़े। वर्ष 2000 के अंदर 289 सुरक्षा बलों की मृत्यु हुई थी। 2018 में 14 सुरक्षा बलों के जवान की मृत्यु हुई। ये बताता है नागरिक 907 मारे गए थे, अब 23 मारे गए हैं और 2000 से ज्यादा घटनाएं थी। आज ये घटनाएं, छोटी छोटी घटनाओं को काउंट कर भी 185 तक हम सीमित करने में सफल हुए। तो शांति कितनी बड़ी है इसका ये आंकड़ा है और बाकी सारी बात डिटेल सेशन के अंदर होगी, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी को कि नॉर्थ ईस्ट का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट दोनों का अब मोस्ट प्रायोरिटी का, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का क्षेत्र है और हम चाहते हैं कि देश के सभी हिस्सों से सबसे ज्यादा विकसित नॉर्थ ईस्ट हो और नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन देश के जीडीपी में सबसे ज्यादा हो। मुझे भरोसा है कि 2022 आते आते मोदी जी ने 2014 से जो विकास की यात्रा शुरू करी है, इसको हम एक बहुत लंबे मकाम को काटकर जब आजादी के 75 साल होंगे तब देश में एक महत्वपूर्ण स्थान नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों का हम देख पाएंगे और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। आज 100% लोग उपस्थित भी हैं, अपने अपने विचार भी रखेंगे। अलग अलग सेशन के अंदर आप सभी की बातें सुनकर
इसमें से जो कार्य योजना बनेगी उसको फिर से एक बार आपके पास भी भेजा जाएगा, उसको हम बाद में इसका फाइनल स्वरूप देंगे। तो आज सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत कर भूपेंद्र दा को फिर से एक बार स्मरण कर अंजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।